हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं अपनी समष्टि अर्थशास्त्र बुक का जो आखिरी चैप्टर है, जिसका नाम है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। अब हिंदी में नाम उससे ट्रांसलेशन थोड़ा हमेशा की तरह यहाँ पर भी ठीक नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ओपन इकोनॉमिक इसको बोलते हैं। कोई खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है ये हमें पढ़ना है। ठीक, क्या क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अधिगम उद्देश्य क्या है, इनको एक एक करके बात कर लेंगे। तो अधिगम उद्देश्य हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहला तो यही है कि खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। दूसरी चीज अदायगी संतुलन, इसको हम लोग बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म है, हिंदी न्यूज़पेपर में भी आप बीओपी पढ़ते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, यहां से बी ले लिया, यहां से ओ ले लिया, यहां से पी ले लिया, हिंदी में हम लोग उसको बोल देते हैं अदायगी संतुलन। अच्छा, ये क्या होता है इसको पढ़ेंगे। फिर इसी में कुछ खाते होते हैं, तो चालू खाता और पूंजी खाता, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसको हम लोगों ने पहले कई बार पढ़ा हुआ है। इस संदर्भ में क्या मतलब होता है, हालांकि एक नया क्लासिफिकेशन है, नया वर्गीकरण है, उसमें एक और हम लोग खाते को जोड़ देते हैं, फाइनेंशियल या वित्तीय खाता, उसको भी बात कर लेंगे। और हम लोग अदायगी संतुलन में आधिक्य यानी कि सरप्लस क्या होता है और घाटा क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इसको बोलेंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट इसको बोलेंगे। डेफिसिट मतलब घाटा, सरप्लस मतलब अधिक, इसका क्या अर्थ होता है। साथ में विदेशी विनिमय बाजार, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि एक डॉलर कितने रुपए का है, एक पाउंड स्टर्लिंग कितने रुपए का है, एक पाकिस्तानी रुपए कितने भारतीय रुपए के बराबर है, एक ये सारी चीजें। ठीक है, अलग अलग करेंसीज देखोगे आप, वियतनाम में जाओगे तो वहां की अलग करेंसी है, जापानीज येन है, चाइना का युआन है, तो ये सारे जो है ना उनके बीच में कौन सी चीज किसके बदले में कितनी मिलेगी, एक युआन में कितने रुपए मिलेंगे, एक रुपए में कितने येन मिलेंगे, तो ये जो आपस में एक दूसरे के प्रति जो कीमत है रुपए की डॉलर में, डॉलर की रुपए में, उसी को का जो बाजार होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और इसी को कई बार सिर्फ हम लोग फॉरेन एक्सचेंज भी बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक, तो ये क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की हालांकि रहेगी, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत काफी पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद से आपको समझ आएगा। मुझे भी कॉलेज के टाइम पर ये वाला टॉपिक जब मैंने पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो उसमें बहुत क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं यार, लेकिन एग्जैक्टली बहुत सारी चीजों को थोड़ा हायर एजुकेशन में ही सारी चीजें वो थोड़ा क्लियर हो पाती है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर विनिमय दर का निर्धारण इसी से संबंधित है कि कौन सी रेट कितनी है, वो कैसे निर्धारित हो रही है ना। और इसमें 2-3 सिस्टम्स होते हैं हमारे यहाँ पर। 3 सिस्टम्स में से एक होता है मैनेज्ड फ्लोट, उसका मतलब क्या होता है उसकी बात करेंगे, वो मेनली हम लोग यूज करते हैं। ठीक, फिर लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल और स्थिर यानी कि फिक्स्ड विनिमय दर प्रणालियों के गुण और दोष। यही जो लचीली है, फ्लेक्सिबल, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल भी नहीं रखते हैं, मैनेज्ड फ्लोट बोलते हैं उसको, हम लोग थोड़ा सा प्रबंधन करते हैं। ठीक है, उसको मैनेज करते हैं। स्थिर बहुत पहले हुआ करती थी, एक ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था, उसको हम लोग देखेंगे, ये भी पढ़ेंगे। फिर विनिमय दर प्रबंधन यानी कि जो भी आपकी एक्सचेंज रेट है उसका मैनेजमेंट, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय अनुभव क्या रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो अच्छे एग्जामिनेशंस होते हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स से पीजीटी कर रहे हैं या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफी रेलेवेंट है। और इन जनरल भी अंडरस्टैंडिंग आपको काफी अच्छी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, खासतौर से मैक्रो इकोनॉमिक में मॉनेटरी इकोनॉमिक हिस्ट्री, उसमें बहुत अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसको। तो ये सारी चीजें हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है भाई। हम लोगों ने अभी तक जो भी बात की है सारे चैप्टर्स में, उसमें हम लोगों ने जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है ना, बाह्य क्षेत्र, उसको काउंट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, आप सोचिए। अभी हमारा देश है तो हमारा देश बाकी सारे देशों से भी तो लेन देन करता है, कई चीजें हम आयात करते हैं, कई चीजें हम निर्यात करते हैं, इंपोर्ट्स भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और एक चीज होती है, इसको लोग बोलते हैं ऑन्ट्रीपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, आपने इंपोर्ट किया देश में कंज्यूम करने के लिए नहीं, इंपोर्ट करते ही वहीं से आपने फिर कहीं दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर दिया, तो देश में आया। जैसे सिंगापुर जैसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा बंदरगाह है, और वो क्या करते हैं, बहुत सारे देशों से सामान लेते हैं और सिंगापुर में यूज नहीं हो रहा, बस वहां से आगे भेज दे रहे हैं, तो उसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो आयात निर्यात एक साथ हिंदी में बोल दिया जाता है उसको। आपने देश में कंज्यूम करने के लिए नहीं किया तो उसको हम लोग ना इंपोर्ट बोलते हैं ना एक्सपोर्ट बोलते हैं, उसको ऑन्ट्रीपोर्ट बोल देते हैं। तो वो क्या होता है उसको भी अलग से देख लेंगे। तो होता तो सारे देशों में ऐसा है, फिर हम लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण चीज को क्यों छोड़ दिया, ये समझने की बात है। इसलिए छोड़ दिया जिससे कि हम लोगों ने अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखना स्टार्ट किया यार। पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कक्षा 12 में। तो
जैसे कार्टून वर्ल्ड में हम लोग पढ़ते थे ना, वो झोपड़ी बना दी, पहाड़ बना दिया, सूरज निकाल दिया, तो उसी तरह की आसानी रहे जिससे कि हम लोग इन सारे पैरामीटर्स को देखना स्टार्ट कर पाए। इसीलिए हम लोगों ने बहुत सरलता से चीजों को बनाया, जिसमें गवर्नमेंट को भी पहले इंक्लूड नहीं किया था, है ना, सरकारी को भी बाहर रखा हुआ था, 2 सेक्टर मॉडल लेकर के चले थे, जिसमें एक परिवार हुआ करते थे, एक फर्म हुआ करती थी। जब आय का निर्धारण की बात कर रहे थे तो नेशनल इनकम को जब हम लोगों ने समझा था, तब भी हम लोगों ने 2 ही चीजें लेकर के चले थे। तो ऐसे होता क्या है कि उसमें फिर हम लोगों ने सरकार को भी इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि वास्तविक जगत में सरकार होती है और वास्तविक जगत में एक्सटर्नल कंट्रीज भी हैं, अन्य अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। तो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ किस तरह का सामंजस्य होता है, इसकी बात करेंगे। लेकिन कोई ऐसी अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के साथ भी आर्थिक संबंध स्थापित करती है, उसको बोल देते हैं क्या? खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो क्या होती है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से अंतर व्यवहार करती है, लेन देन करती है। ठीक, आगे बात समझ में। अच्छा, कौन कौन से डायमेंशन हो सकती है? अब तक हमने इस पहलू पर विचार नहीं किया था। किस पर? कौन से पहलू पर? कि एक्सटर्नल सेक्टर भी तो होता है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है, अपनी चर्चा को बंद अर्थव्यवस्था तक सीमित रखा हुआ था। बंद अर्थव्यवस्था किसको बोला जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो उसमें नो इंपोर्ट्स, कोई आयात नहीं है, बाहर से कोई ग्रांट भी नहीं मिल रही है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत दिन तक राज किया, उसके बाद से अंग्रेज, भारत एक गरीब देश हुआ करता था, तो हम लोगों को कुछ ग्रांट भेजा करते थे। ठीक है, दान मान लीजिए, बहुत छोटा सा अमाउंट रहता था भारत देश के साइज के मामले में, और जिस तरह की लूट वो हमसे करके ले गए तो उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं देते थे। लेकिन वो ग्रांट भी ऐसी अर्थव्यवस्था को नहीं मिलेगी अगर वो पूरी तरह से कैसी है? क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक, अच्छा, फिर क्या है आपका? ऑटॉर्की। ऑटॉर्की का मतलब होता है वैसे तो पॉजिटिव, जो रियल लिटरल मीनिंग है वो होता है सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर, पूरी तरह से, किसी और से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, तो यहां पर भी क्या हो जाता है कि जो अपने में ही काम कर रहे हो, जैसे मेनली नॉर्थ कोरिया को हम ऐसा बोल सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत उसका चीन से ट्रेड होता है, कुछ 1-2 और कंट्रीज हैं जिससे होता है, चाइना से, बाकी कंट्रीज से उसका नहीं होता, तो उसको बुला सकता है आइसोलेशनिस्ट। आइसोलेशन समझ रहे हैं? एकांतवास में चले गए, अकेले रह रहे हैं, तो नॉर्थ कोरिया का वैसा सीन है। ठीक, नो एक्सपोर्ट्स, कोई आपका निर्यात भी नहीं है, सेल्फ रिलायंट, आप आत्मनिर्भर हो। उसके बाद से क्या है? कैन डिफेंड इटसेल्फ, अपनी रक्षा कर सकते हो। तो इस तरह की कोई कंट्री हो, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल इसमें सबसे ज्यादा फिट होता है। अच्छा, ऐसा होता नहीं है, इसलिए नॉर्थ कोरिया का इतना मजाक भी उड़ता है। किम जोंग उन के ऊपर हमारे देश के बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो उनके पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, तो वो वही दिखाया करते हैं दिन भर, रॉकेट मैन और पता नहीं क्या क्या बोला करते हैं। तो पॉइंट ये है कि ऐसी कंट्रीज है नहीं, रियलिटी में जो कंट्रीज हैं उसमें तो होता है। हम लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा था? पहला बात तो ये है कि हमारा जो विश्लेषण है वो सरल रहे, सरलता के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमने देखना स्टार्ट किया। हमें सब कुछ एक साथ बता दिया जाएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। दूसरा, जो आधारभूत क्रियाविधि होती है ना किसी भी अर्थव्यवस्था की, जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के स्तर पर देखते हैं, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। वो फंडामेंटल्स की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हो जाए, जो हमें पिछले चैप्टर्स में बन चुके। हम लोग ने मुद्रा एंड बैंकिंग देखा, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग उसको बोलते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने उससे पहले नेशनल इनकम निकाली थी, फिर आय का निर्धारण करके देखा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर बजट देखा हम लोगों ने। तो अभी क्या हुआ, हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हो गई है, इसीलिए हम लोग अगले एलिमेंट को ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, ये रियलिटी है। वास्तव में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं खुली होती हैं और अर्थव्यवस्थाओं के बीच कड़ियों को निम्न 3 आयामों में स्थापित किया जाता है। निम्न 3 आयामों में मतलब आर्थिक संबंध हो। पहला तो आर्थिक संबंध होता है कि बाहर से कुछ बिका, आपने खरीद लिया। जैसे एप्पल का फोन है, चाइना के बहुत सारे लोग फोन खरीदते हैं, वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है, हुंडई साउथ कोरियन कंपनी है ना, सोनी जापानीज कंपनी है, टोयोटा जापानीज कंपनी है, जनरल मोटर्स या फोर्ड है आपकी अमेरिकन कंपनी, BMW, मर्सिडीज, ये सारी जर्मन कंपनीज हैं। तो ये सारा सामान जो हम लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं उनमें से बहुत सारा इन सारे देशों से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने वस्तु बाजार जो है, कौन सा, गुड्स मार्केट, ठीक है, निर्गत बाजार इसको बोलते हैं, आउटपुट मार्केट, जो भी आपका निर्गत निकला वस्तु और सेवा, इसमें हम लोगों ने आर्थिक संबंध निश्चित रूप से स्थापित किया हुआ है, क्योंकि वहां से हम लोगों को देख रहा है कि हम लोग वहां की वस्तु और सेवाओं का कंजम्पशन कर रहे हैं। भारतीय लोग सेवा देते हैं कई बार सॉफ्टवेयर बना करके, हमारे यहाँ पर बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं। तो किसी अमेरिकन कंपनी के लिए, अब कोई अमेरिकन कस्टमर है जिसकी कोई अपनी शिकायत है कंपनी से, तो वो बात एक इंडियन से कर रहा है। बैंगलोर में कॉल सेंटर खुला हुआ है, क्यों, क्योंकि इंडियंस इंग्लिश बोल सकते हैं और काफी सस्ते में काम कर ले जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि वहां पर इंडियन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी अमेरिकन कंपनी को। तो क्या हो गया, इंडिया भी
बाहर काम कर रहा है, तो हम बाहर से ले भी रहे हैं, बाहर हमने सर्विस दे भी रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, हमारा जो लेन देन है वो दोनों तरह से हो रहा है, आयात और निर्यात दोनों चल रहा है। इसलिए निर्गत बाजार में हम लोग देख पाते हैं कि हमारा आर्थिक संबंध बहुत सारी दुनिया के देशों के साथ है। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या है, वित्तीय बाजार। एक तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं FIIs, फॉरेन इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस, बाहर की कंपनीज हैं जो एक तरह से लोगों के पूंजी को मैनेज करने वाली है और वो भारत के शेयर मार्केट में पैसे लगाती है। फिर हमारे यहाँ पर FDI को भी हम बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ाते चले गए, रिटेल में भी फिर लेकर के आए। तो FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो भारत में आ रहा है। ऐसे ही भारत के कई लोग हैं जो बाहर भी निवेश कर रहे हैं, तो बहुत सारे भारतीय बाहर निवेश कर रहे हैं, बहुत सारे विदेशी भारत में निवेश कर रहे हैं। उनका मेन काम जो है वो निवेश का है, पैसे का है। तो इसलिए क्या हो जाता है, वित्तीय बाजार में भी अगर आपका मार्केट खुला हुआ है तो हम लोग क्या बोल देते हैं उसको कि ये भी खुली अर्थव्यवस्था की पहचान होती है। तो दूसरा आयाम हो गया। और तीसरा आयाम क्या होता है, तीसरा आयाम होता है लोग ही मूवमेंट कर जाए। देखो, कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि जो देश है वो क्या है, जमीन है। जो देश है ना वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, कई सारी चीजें होती है। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी पढ़ेंगे तो 4 कंडीशंस होती है, जिसमें से एक है कि हाँ भूभाग होना चाहिए, लेकिन वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, चारों चीजें होनी चाहिए। दूसरा क्या है, वहां पर लोग हों, लोग महत्वपूर्ण है, सिर्फ जमीन का टुकड़ा है तो देश नहीं बन जाएगा। तीसरा है उनका अपना कोई संविधान हो, एक सिस्टम हो जिससे कि वो अपने यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको चला रहे हैं। और चौथा है कि बाकी देश माने कि ये देश है। ठीक, जैसे हांगकांग है, वो अपनी थोड़ी स्वायत्तता की बात करता था लेकिन अभी चीन का ही पार्ट मान लेते हैं। ऐसे ही ताइवान है, ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बोलता है, लेकिन बाकी देश जो चीन के साथ संबंध स्थापित करते हैं वो ऑफिशियली नहीं मानते कि ताइवान जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो उसको भी क्या मिलता है, भले उनकी जमीन है, उनके अपना संविधान है, वहां के लोग अपने आप को अपना देश मानते भी हैं, वहां पर लोग भी है, लेकिन बाहर के देशों से उसको मान्यता नहीं है, इसलिए हम लोग उसको एक देश की तरह पूरी तरह से ट्रीट नहीं करते। कुछ देशों से मिल जाती है जो चाइना के दुश्मन कंट्रीज है वहां से, बट इंडिया भी ताइवान को अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये दोनों तो हो गया, लेकिन तीसरा जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, श्रम बाजार का। ठीक है, बहुत सारे इंडियंस जो यूएसए में जाकर के यूएसए कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। सुंदर पिचाई साहब है, गूगल के सीईओ हैं, है ना। सत्या नडेला साहब माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ, बहुत सारे इंडियन अमेरिकन जो है वो सीईओ हैं वहां पर। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं कि वहां भारतीय लोगों का श्रम अमेरिका में चला जा रहा है। कुछ अमेरिकन ऐसे हैं जो इंडिया भी आकर के काम कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जॉन रेस नाम के, उन्होंने गरीबी पर बहुत काम किया हुआ है, अमर सेन साहब के साथ भी काम किया हुआ था। तो वो भी इंडिया में आए थे पढ़ाई करने के लिए और फिर इंडिया में ही इकोनॉमिस्ट बनकर के काम किया, मनरेगा को बनाने में उन्होंने बहुत काम किया। तो क्या हो रहा है कि इंडिया में अभी आ रहे हैं वो लोग। तो इस तरह से हमें दिखता है कि जो हमारा देश है ना वो एक खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हम तीनों ही आयामों में, चाहे निर्गत बाजार की बात हो, चाहे वित्तीय बाजार की बात हो, और या फिर लेबर मार्केट यानी कि श्रम बाजार की बात हो, इन तीनों ही आयामों में हमारा जो देश है वो खुला हुआ है। हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं, वहां के लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे देश के लोग बाहर निवेश करते हैं, बाहर के लोग हमारे देश में निवेश करते हैं, हमारे देश के लोग बाहर की वस्तुओं का कंजम्पशन करते हैं, हमारे देश के लोग कई वस्तुएं जो हैं जो बाहर जाती हैं, हमारे देश से कई सेवाएं हैं जो बाहर के लोग यूज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो खुली हुई अर्थव्यवस्था है। अब इसमें एक चीज समझिएगा, ये जो श्रम वाली बात है ना, इसको लेकर के बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये लोग तो हमारे यहाँ पर आ गए, है ना। और दो तरह के लोग माने जाते हैं, एक होते हैं लिबरल्स, उदारवादी, और एक होते हैं जिनको कंजर्वेटिव बोला जाता है। अब कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस दुनिया भर के आप देख लो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब थे रिपब्लिकन पार्टी से, उनका ये था कि यार ये श्रमिक बाजार है ना, इसके नाम पर बाहर से लोग आ जाते हैं और हमारे यहाँ के सिटीजनशिप लेते जा रहे हैं, नागरिकता बढ़ाते जा रहे हैं, और एक जो उनके हिसाब से अमेरिकन होना चाहिए, अमेरिकियों के द्वारा जो की गई मेहनत थी उसको बाकी बाहर से लोग आकर के वो लोग भी बेनिफिट उठाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो लिबरल्स बोलते हैं कि भाई बाहर के लोग आ रहे हैं वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें चलती हैं। तो क्या किया था, श्रम बाजार जो है सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड अगर होता है तो श्रम बाजार होता है, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नस्लीय भेदभाव होता है, उनको बोलते हैं अरे ये तो एशियन है, ये काले हैं, ये गोरे हैं। तो इस तरह का जो भेदभाव होता है वो नस्लीय भेदभाव झेलना पड़ जाता है। फिर एथनिसिटीज अलग अलग होती हैं, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। इसलिए श्रम बाजार जो है ना वो उतना ज्यादा खुला हुआ नहीं होता। यूरोपियन यूनियन से भी जब इंग्लैंड अलग हुआ ना, तो यूके का अलग होना जो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन ये वाला प्रश्न उठ जाता है। जैसे जहां के भी लोकल्स होते हैं ना,
मान लीजिए भारत के किसी क्षेत्र में कुछ लोग रह रहे हैं, अब बाहर से लोग आकर के वहां पे काम करने लगे, तो लोकल्स को ये बहुत जल्दी डर लग जाता है कि इन लोगों के आने से हमारे संसाधनों पर कब्जा हो रहा है। जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोकल्स का भी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको दिखता है कि नहीं नहीं, इन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ऐसा ही बहुत सारे देशों के बीच में भी हो जाता है। तो इस वजह से जो श्रम बाजार है वो उतना ज्यादा खुला नहीं होता है आमतौर पर, लेकिन ये दोनों तो बहुत आसानी से खुले होते हैं। सबसे ज्यादा तो आउटपुट मार्केट तो बहुत आसानी से खुला होता है। और जो आपका आउटपुट मार्केट है ना, वो एक तरह से रिप्लेसमेंट ही तो है। क्या है? रिप्लेसमेंट है किसका? श्रम बाजार का। आपको कुछ बनाना है ना, क्या कर रहे हो? आपने अपने देश में बनाया, बाहर बेच दिया, तभी तो आपका ये आउटपुट मार्केट हो गया। लेकिन वही चीज क्या कर सकते हो, जो श्रम को वहां से लेकर के आना नहीं, अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, जो श्रम है वो क्या हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में जा रहा है। तब श्रम बाजार में हम लोग लेन देन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बनाता तो है ना, निर्गत तो निकल करके आता ही है। तो इसको एक दूसरे का हम लोग सब्स्टिट्यूट माल लेते हैं, खास तौर से क्योंकि श्रम बाजार इतना खुला नहीं होता आमतौर पर, इसलिए हम लोग वस्तु बाजार को ही ऐसा मान लेते हैं कि जो वस्तु बाजार है वो एक तरह से श्रम का ही ट्रांसफर करवाने वाला काम कर रहा है, क्योंकि जो अल्टीमेट आउटकम है आउटपुट का, जो निर्गत है, वो तो हो ही रहा है ना। तो ये हम लोग ने देख लिया।